हे हाय, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो बुक है ना, इसमें ये देखो कैसे क्वेश्चंस में बताया गया कि कौन से में कितने क्वेश्चंस आए हैं। अब ये बुक खरीदनी है तो खरीदो, नहीं खरीदनी तो मत खरीदो, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं 3 चैप्टर्स बताऊंगी। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये भी बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए और क्वेश्चन भी करवाऊंगी। हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा, बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है। लेट्स बिगिन। देखो, ये रहे मेरे नोट्स फंडामेंटल राइट्स के, और ये थोड़े से गंदे दिखेंगे डीपीएसपी के, और ये है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। ओके, तो ये तीनों मैंने बना दिया है। ठीक है, मुश्किल से 15-20 मिनट की वीडियो होगी और हम इसको टोटली कवर कर लेंगे, फटाक से कवर कर लेंगे। जो जो क्वेश्चंस में आता है, जो जो पेपर में आता है, हम बिना टाइम पास किए सब कंप्लीट करेंगे। एंड तक बने रहना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कैसी लगी वीडियोस, और मैं इसी टाइप की बनाऊँ कि क्या इंप्रूवमेंट या कुछ। ओके, और लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं इसी फॉर्मेट में फिर आगे की वीडियोस भी बनाऊंगी, तो एंड तक बने रहना। तब तक के लिए चलो पहले स्टार्ट करते हैं। वाले चैप्टर में कूदने से पहले यहाँ पे देखो, समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन 2 आर्टिकल्स हैं। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कितने हैं, 28 तक हैं। फिर कल्चरल राइट्स में 29-30, देन प्रॉपर्टी रिपील हो गया। उसके बाद कुछ सेविंग्स जो है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, यहाँ पे ये आर्टिकल्स हैं 33, 34, 35, कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी। देखो, ये आर्टिकल्स जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना, पार्ट 3 में है, सब क्वेश्चन आ सकता है 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, कहाँ से लिया है? यूएस का बिल्स ऑफ राइट्स से लिया गया है हमने फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फर्स्ट आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 19। 14 देख लेना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इन सब चीज़ों में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है खास। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन द ग्राउंड्स, ये सारे ग्राउंड्स ये हैं, इनको ज़रूरत नहीं है याद रखने की। सिर्फ ये याद रखना कि 14 में इक्वालिटी बोली है, 15 में जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात करी है, बस इतना याद रखना। फिर ये साथ ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद 16 में क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको समानता का अधिकार। ठीक है, किसमें? एम्प्लॉयमेंट में, जॉब की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे किसकी? एजुकेशन की बात हो रही थी। उसके बाद आर्टिकल 17 क्या है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत नहीं करनी है। ठीक है, ऑल दो ये जो अनटचेबिलिटी वर्ड है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी डिफाइंड नहीं है। फिर आर्टिकल 18 क्या बोलता है? टाइटल्स को अबॉलिश करना, यानी कि महाराजा, राजा, ये सारे टाइटल्स आप नहीं ले सकते। उसके बाद आता है अपना फ्रीडम। ये जो है ना, ये क्रोनोलॉजी जमाने के लिए बोल सकता है कि ABCD, ये क्रोनोलॉजी जमाने के लिए बोल सकता है कि पहले स्पीच आया था कि पहले एसोसिएशन आया था। तो याद ना, पहले स्पीच, फिर देखो सबसे पहले तो अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, उसके बाद अब असेंबल हो जाओगे, इकट्ठा हो जाओगे, इकट्ठा होकर करोगे क्या? तो एसोसिएशन बनाओगे। एसोसिएशन बना लोगे तो क्या बैठे रहोगे वहीं पे? घूमते रहोगे ना, तो फ्रीली मूव करोगे। अब जब घूमते रहोगे तो थक भी जाओगे ना, तो डिसाइड भी करोगे, वहाँ सेटल हो जाओगे। अब जब सेटल हो जाओगे, है ना, उसके बाद क्या करोगे? प्रॉपर्टी लोगे, वहाँ जाके प्रॉपर्टी डिसाइड लेने के लिए प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, बट ये क्या है? इसको खत्म कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जब प्रॉपर्टी ले लोगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करोगे ना, है ना, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस और कैरियर ऑक्यूपेशन ट्रेड वगैरह, वहाँ पे बिजनेस भी तो करोगे, है ना। तो ये G तक है, बट F जो है ना वो हटा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस, आर्टिकल 19(2) में दिए गए हैं। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके। आर्टिकल 19(1) में ये सारे दिए गए राइट्स हमको है, आर्टिकल 19(2) में रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं। फटाक से एक बार रिस्ट्रिक्शन पढ़ लेते हैं, मैं पढ़ के बता देती हूँ। सबसे पहले तो सोवरेनिटी के ऊपर, इंटीग्रिटी हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। ठीक है, स्कैंटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो गया, डिफामेशन हो गया, यानी किसी के नाम को बदनाम कर देना। फिर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस करने का लग रहा है कि हो करेगा ये ऑफेंस, तो उसके भी रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड रिलेशंस को हार्म कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, ठीक है, या फिर मोरालिटी के ऊपर, तो ये याद रखना। उसके बाद आता है आर्टिकल 20। ये आर्टिकल 20 क्या है ना, ये मेनली अपना प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस है, कि आप जो भी क्राइम करोगे आपको उस हिसाब से आपको जो है सजा वजा मिलेगी। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये सबको पता होता है। ठीक है, उसके बाद एक और ये याद रखना, आर्टिकल 21 का A है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से ऐड हुआ है। ठीक है, इसमें एजुकेशन देने की बात करी गई है। ठीक है, अब इसकी जो ना डिटेल में अभी और दूंगी, तो यहाँ पे ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना, अभी बताऊँगी मैं अच्छे से और। ठीक है, उसके बाद अपना आता है आर्टिकल 22, है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कोई भी आके आपको अरेस्ट नहीं कर सकता कि चलो तुमको अरेस्ट कर दिया, डिटेन नहीं कर सकता वो। ठीक है, रीज़न होना चाहिए प्रॉपर। अब आता है नेक्स्ट आता है 23 से 24, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है इसमें। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग को आप जो है ट्रेड नहीं कर सकते, इंसानों का ट्रेड नहीं कर सकते, है ना, खरीद बेच नहीं सकते। और फिर बच्चों को जो है फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। अभी तो छोटे से बच्चे हैं, वहाँ पर उनको हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में आप नहीं भेजोगे। तो फैक्ट्रीज माइंस हजार्डस में क्या कि 14 साल के नीचे के बच्चे नहीं होंगे, है ना। और ये चाइल्ड राइट एक्ट में बोला गया ये 14 साल के ऊपर के बच्चे हैं, है ना, वो कर सकते हैं काम, बट वो कहाँ करेंगे? हाउस होल्ड, मतलब घर पे करेंगे। 14 साल के ऊपर के बच्चे हज़ार्डस जगह पे नहीं करेंगे।
अब आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। तो 25 में क्या बोला है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है ना, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, ये सारी चीज़ें। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल 26 में बोला है कि आप अपने रिलीजियस को ना मैनेज वगैरह कर सकते हो, है ना। 20 इसमें ही रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करी गई है, ठीक है। आर्टिकल 27 में क्या बोलता है कि टैक्सेशन नहीं देना किसी को भी प्रमोशन ऑफ रिलीजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है 28 में अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, है ना। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करो। इसका एक एग्जांपल देते हो, जैसे जो कुछ स्कूल्स होते हैं जहाँ पे मेनली वो क्रिश्चियन वाला जो रहता है, कैथोलिक वाले बच्चों को बुलाते हैं वगैरह वगैरह, दैट इज़ अ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। वो आप अपनी मर्जी से जा सकते हो, लेकिन आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। उसके बाद कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स में आता है 29 30 इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करी गई है, प्रोटेक्शन की बात है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। ये प्रोटेक्शन की बात करता है, जबकि जो 30 है ना वो राइट्स की बात करता है कि माइनॉरिटी को कुछ राइट्स भी दिए हैं, ठीक है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 उसको रिपील कर दिया गया और 300A में उसको डाल दिया गया। मैंने यहाँ पे भी बताया था, राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ से भी निकाला गया है, ठीक है। अब 2 अमेंडमेंट्स है ना। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें ऐड किया गया आर्टिकल 21A एंड 31B, सॉरी 31A एंड 31B, ठीक है। और 25th वाले में 1971 में एडिट किया गया 31C, ठीक है। ये आ सकता है पेपर में। मैं बस वही चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों को जो पेपर में आ सकती है, जो नहीं आ रही है आई एम स्किपिंग दैट, ठीक है। एक ये आ सकता है ओनली सिटीजन, किसको क्या दिया 15 16 19 29 30, ऐसे गाना बना लो 15 16 19 29 30, तो ऐसे याद रहेगा कि ये सिर्फ सिटीजन्स को मिला है ये वाले आर्टिकल्स, अंग्रेज नहीं ले सकते। अब हम थोड़ा सा ना आर्टिकल 32 देख लेते हैं। ये कुछ रेट्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ना आर्टिकल 32 से रेट्स कर सकता है इशू, और हाई कोर्ट 226 से कर सकता है। ये बोरो किया है इंग्लिश लॉ से, प्रेरोगेटिव रेट्स है ये। सबसे पहले आता है हेबियस कॉर्पस, यानी कि यू मे हैव द बॉडी, यानी कि अगर आपको कोई किडनैप कर लेता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो, तो ये आप हेबियस कॉर्पस में जा सकते हो। और इसमें ना आपको खुद जाके कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, अब आप तो किडनैप पड़े हो, तो आप कैसे जाके कंप्लेन करोगे, तो इसमें कोई आपके बिहाफ में भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैंडामस, इसे बोलता है वी कमांड, यानी कि मैंडामस यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना वो अपना काम नहीं करते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट को जाके बोल सकते हो कि या ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंडामस का मतलब मैंने ऐसे याद रखा था कि मैडम आप हमें पढ़ाओ, तो मैंडामस मतलब हम आपको कमांड कर रहे हैं कि आप हमको पढ़ा दो प्लीज़, ऐसे, तो वी कमांड, ठीक है, ऐसे याद रखना, सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। सर्श्योर यानी मतलब कि टू बी सर्टिफाइड, यानी कि, और प्रोहिबिशन का मतलब भी होता है टू प्रिवेंट, यानी कि दोनों का लगभग सेम ही होता है। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है कि बीच में रोक देना, और सर्श्योरी का मतलब होता है आप सर्टिफिकेट बताओ कि आप किस बेसिस पे जो है आप अपना रूलिंग दे रहे हो। जब ना उनका जुरिसडिक्शन बाहर हो जाता है ना कोई भी कोर्ट का, तो ऊपर वाला जो कोर्ट रहता है ना, हायर कोर्ट जो रहता है उसके ऊपर वाला, वो ये दोनों इशू करता है, ठीक है। ये खत्म होने के बाद करता है सर्श्योरी, और प्रोहिबिशन बीच में रोक देता है। फिर आता है क्यू वारंटो, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, यानी कि अगर सपोज करो मेरे घर के बगल में कोई पुलिस वाला है, और वो ना ऐसे ही दिखा रहा है कि बस वो पुलिस वाला, वो है नहीं, बस उसने वर्दी पहन लिया, सब कुछ कर लिया, और बस पुलिस वाला दिखा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के, और मुझे पता चल गया कि अरे ये तो है नहीं, तो मैं जाके क्यू वारंटो सुप्रीम कोर्ट से बोलूँगी, और वो बोलेगा कि आप अपनी अथॉरिटी बताओ, कैसे आप यहाँ पे अपॉइंट हुए हो, ठीक है। अब ये कुछ 3 आर्टिकल्स हैं, अभी तक तो पूछा नहीं गया, पर हो सकता है पूछ ले। तो एप्लीकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, ये बहुत गंदी राइटिंग, मैंने बहुत जल्दी लिखा था, मैंने बहुत आखिरी टाइम पे ये सारे नोट्स बनाए थे, तो इसको ध्यान मत देना, सिर्फ समझना मेरी बात को, सिर्फ सुनना। देखो इसमें ये बोला कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, आर्म फोर्स वाले लोग हैं, इनको जो है फंडामेंटल राइट्स उतने अच्छे से मिलते नहीं हैं, है ना। कुछ चीज़ें इनको रिस्ट्रिक्ट कर दी है पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि अगर ये अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच मांगने लगेंगे तो कुछ भी बोलने लगेंगे ना, इसीलिए। आर्टिकल 34 क्या बोलता है कि मार्शल लॉ जो होता है ना, तब जो फंडामेंटल राइट्स है उनका एप्लीकेशन थोड़ा सा रोक देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पे मार्शल लॉ अप्लाई रहता है इन एनी एरिया। नेक्स्ट आता है 35 सम डायरेक्टली एनफोर्सिबल, यानी सेल्फ एग्जीक्यूटरी लॉ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए लॉ बनाना पड़ता है, ठीक है। और वो लॉ कौन बनाएगा, सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगी। अब इसका क्या हुआ था, इमरजेंसी जब लगी थी, ठीक है, इमरजेंसी जब लगती है, ठीक है, तो क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी सपोज लगती है ना, तो उसमें क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स में वो कुछ इफेक्ट डालती है। अब क्या इफेक्ट डालती है, तो देखो सबसे पहली चीज़ ध्यान से सुनना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, और ये हो सकता है कि आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बोला गया सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, बट आर्टिकल जो ये 20 है वो आर्टिकल 21, ये दोनों ही खत्म नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों जिंदा रहेंगे। यानी कि आपको कोई बता दो, देखो 20 में क्या बोलता है वो, आर्टिकल 20 बोलता है हमारा कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी कि अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आपको वो अरेस्ट नहीं करेंगे। और आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आपकी जान और अपनी पर्सनल लिबर्टी कोई नहीं लेगा। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार, तो ये दोनों जो है ना, ये गवर्नमेंट हमसे नहीं लेगी, ये दोनों हमारे पास रहेंगे। अब दूसरी चीज़, अब क्या हो रहा है कि अब हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है, अगर वो एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी कि बाहर किसी ने अटैक कर दिया है, अगर उसमें नेशनल इमरजेंसी लग रही है, उस केस में नेशनल इमरजेंसी लग रही है, तो आर्टिकल 19 जो है ना वो सस्पेंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब
मैं बताऊंगी रीज़न क्या है इसका भी। बट अगर आर्टिकल पर क्या हो रहा है, आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है घर के अंदर ही, हमारे इंडिया के अंदर ही कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आर्टिकल 19 जिंदा रहेगा। अब इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। सपोज करो बाहर से कोई कंट्री ने हमारे कंट्री पर अटैक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने भी किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम चाइना मान लेते हैं सपोज करो। तो क्या होगा कि उसने अटैक किया तो यहाँ के लोग जो है आपस में भिड़ जाएंगे, कुछ कुछ बोलने लगेंगे, है ना, तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमने आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया कि आप लोग अभी अंदर से मत बोलिए कुछ, क्योंकि हमारे पे बाहर का अटैक हुआ है, इसलिए अंदर मत, प्लीज़ मत कुछ बोलो। बट अगर हमारे अंदर ही रिबेलियंस हो रहे हैं तो हमको तो उनको फ्री बोलने का अधिकार देना पड़ेगा ना, कि आप बोल के बताओ हमको कि क्यों आप ये कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। इसलिए जो है 44th अमेंडमेंट से जो है ना, इसको इंटरनल इमरजेंसी बोली थी, बट इसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियंस वर्ड डाल दिया गया और बोला गया कि अगर आर्म्ड रिबेलियन यानी अंदर कुछ होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप बोल सकते हो। तो ये मैंने इतने ज़्यादा फोकस लगा के इसलिए बताया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट जो है खत्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डीपीएसपी। तो मैं बता दूं आप लोग मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को जो है रटना तो पड़ेगा, ये आर्टिकल कौन सा है, ये सब मैं आपको ना पढ़ के बताने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। देखो, इसको इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसको ना डीपीएसपी को कंसाइंस किसने बोला है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने, है ना, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और नोबल फीचर किसने बोला है, अम्बेडकर ने। ये 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद ये सारे आर्टिकल्स आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें आप खुद से पढ़नी पड़ेगी। और ये जो बाइफर्केशंस है ना, कुछ लॉज, कुछ जो आर्टिकल्स है ना, वो गांधीयन प्रिंसिपल में है, कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे है और कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल में है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने मास्टर्स के टाइम पे। तो ये जो बाइफर्केशन क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये जो बाइफर्केशंस किए गए हैं, किसी को गांधीयन बोल रहे हैं, किसी को सोशलिस्ट बोल रहे हैं, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में था ये? तो नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, हमने खुद से जोड़ा है इसको, ठीक है। अब मैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताती हूँ आपको। 39A इसको 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को। ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 43A, जिसमें ए लिखा रहता ना बड़ा वाला, दैट मीन्स वो जो अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, वो ओरिजिनल में नहीं था। इसको 42nd से ऐड किया गया है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके बाद 43B 97 से जोड़ा गया है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसके बाद यहाँ आएंगे तो 48A जोड़ा गया है, क्या है, 42 अमेंडमेंट से बोला गया है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अब 48 को याद रखने का ये भी तरीका है कि 47 डैमेज हेल्थ करता है, तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और ये सब ये जो है अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और एक ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए, ये मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है कि 42nd अमेंडमेंट से कौन से आर्टिकल्स ऐड हुए थे। 86th अमेंडमेंट से 45th ऐड हुआ था और 97th अमेंडमेंट से 43B। अरे हाँ, 45th में बता देती हूँ। 45th क्या है, 45th जो आर्टिकल है ना, ये प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन टू दी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6 साल के कम के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करी गई है। अब ये देखो 86 का अमेंडमेंट ने क्या क्या ऐड किया है, तो 0 to 6 डीपीएसपी है, ठीक है। आर्टिकल 45 में ऐड किया गया है 0 to 6 वाले बच्चों को जो आपको भेजना है, ठीक है, एजुकेशन मिलनी चाहिए। फिर 6 to 14 राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में ऐड किया गया है फंडामेंटल राइट्स, ये नहीं फंडामेंटल राइट्स में। उसके बाद ड्यूटीज़ में 11th ड्यूटी ऐड करी है, उसमें बोला है कि पेरेंट्स को बोला है ड्यूटी कि आप बच्चों को भेजो। उसके बाद कुछ केसेस आते हैं, चंपा दुराई राजन केस 1951, इसमें फंडामेंटल राइट्स देखो टसल से दे रहे थे, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी की कि कौन बड़ा है, तो इसमें बोलता है फंडामेंटल राइट्स बड़ा है डीपीएसपी से। गुलाकात में क्या बोलता है कि जो पार्लियामेंट है ना, वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 13 जो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 13 बोला गया कि आप जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी वो आप उसको नल एंड वॉइड कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। आर्टिकल 13 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 13 है ना, ये बोलता है आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई अमेंडमेंट करोगे ना और आप फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करोगे तब भी हम उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। उसके बाद केशवानंद भारती केस जो है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई है फंडामेंटल राइट्स की। मिनर्वा मिल 1980 में बात करी गई है। अब इसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म्स दिए गए हैं, ये आप रीड कर लेना। केटी शाह ने बोला इसको कि इसको ना एक तरीके से जो बैंक में चेक पड़ा रहता है ना उसके जैसे कंपेयर किया गया है कि जब जो है पैसे आएंगे बैंक में तब आपको जो है ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, उसको डीपीएसपी को बोला, ठीक है। टीटी कृष्णमाचारी ने भी बोला इसको डस्टबिन ऑफ सेंटीमेंट्स कि आपने मतलब जो उस टाइम पे आपके पास सेंटीमेंट्स थे कि हम ये भी दे दें वो भी देते हैं, तो एक तरीके से डस्टबिन बोला मतलब नेगेटिव वे में बोला है। फिर केसी वारे ने बोला है, फिर आइवरी जेनिंग ने भी बोला है, तो ये सब एक बार रीड कर लेना। अब आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, ज़्यादा नहीं करना है इसमें, यूएसएस 60 से लिया गया है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट में बना था, पार्ट 4A में डाला गया है, ठीक है। 51 आर्टिकल इसका ए और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 से ये ऐड किया गया है। डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, आप इसको किसी भी आर्टिकल को ले जाके कोर्ट में नहीं बोल सकते कि इसने ये चीज़ नहीं करी तो आप इसको पनिश करो, ऐसा नहीं कह सकते। ये सिर्फ सिटीजन्स को ही करनी रहती है, फॉरेनर्स ये नहीं करेंगे। अब ये सारी चीज़ आपको रीड करनी है, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी क्योंकि टाइम वेस्टिंग होगा। लास्ट जो
आता है ना के वाला, 86 अमेंडमेंट 2002 से ऐड किया गया है। पेरेंट्स को बोला गया है कि अपने बच्चों को जो है भेजो, पढ़ने के लिए भेजो। और लिखा गया है ये सिर्फ सिटीजन्स को दी गई है, ये डायरेक्ट एनफोर्समेंट नहीं है इसका। ये एसेंशियली कंटेन करता है जस्ट अ कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ। ठीक है, देखो इन सबको करते दौरान आपको लग रहा होगा कि मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। इन सबको आपको एक बार रीड करना है और ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैंने जस्ट आपको सारे फैक्ट्स जो है एक साथ मिला के आपको दे दिए हैं ताकि आपको यहाँ से वहाँ भटकना ना पड़े और डायरेक्टली आपको सारे फैक्ट्स मिल गए इन तीनों यूनिट्स के फटाक से इतनी जल्दी। अब हम थोड़े से PYQs देख लेते हैं। मैं सारे PYQs तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि फिर ये कॉपीराइट आ जाएगा और वैसे भी वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। तो ये देखो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कम से कम ना इसमें कुछ नहीं तो 20 क्वेश्चंस तो आराम से हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस तो लगभग यहाँ तक है, 24 जून तक मैंने यहाँ पे अपडेटेड है ये। तो ये सारे क्वेश्चंस ना मैं अपने पोस्ट वाले सेक्शन पे, जहाँ पे मैं पोस्ट डालते हैं ना, उस वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन करवा दूँगी आप लोगों को। ये अगर यहाँ पे पढ़ाऊँगी तो कॉपीराइट ना आ जाए। ठीक है, तो ये वाली बुक भी है, मैंने बुक भी दिखा दी आपको फिर से दोबारा। तो आपको अगर खरीदनी हो तो खरीद सकते हो, बाकी तो मैं पोस्ट में डालती जा रही हूँ इसके क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।